प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 11 देश स्पेस। पिछले अध्याय में काल को काल्पनिक और असत्य सिद्ध किया गया है। इस अध्याय में अब देश आदि पर विचार किया जाएगा। जैसे काल में भूत, भविष्य और वर्तमान 3 विभाग होते हैं, उसी तरह देश भी वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यह 3 बातें होते हैं। हम लोग या संसार की दूसरी चीजें भी ऐसे ही देश के आधार पर टिकी हुई या ठहरी हुई है। ऐसे किसी भी देश को लीजिए, कोई देश हो वह लंबा, चौड़ा और मोटा अवश्य होगा। कोई भी देश हो यह 3 गुण उसमें अवश्य पाए जाएंगे। देश की 10 दिशाएं भी इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। लंबाई में यदि कहीं पूर्व और पश्चिम अपने कोनों के साथ आ जाएगा तो चौड़ाई में उत्तर और दक्षिण नहीं छूट सकता। लंबाई चौड़ाई में पृथ्वी की 8 दिशाएं आ जाती हैं। केवल 2 दिशाएं अर्थात ऊपर और नीचे बच जाते हैं। ऊपर और नीचे अथवा ऊंचाई और गहराई दोनों मोटाई के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः संसार में 10 नहीं केवल 3 दिशाएं हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग डायमेंशन या आयाम कहते हैं। संभव है इन 3 दिशाओं व आयामों से अधिक भी और 2-4 दिशाओं का अस्तित्व संसार में हो, पर मनुष्य की आँखों की बनावट वर्तमान समय में जैसी है उससे इन 3 दिशाओं के अतिरिक्त चौथी दिशा दृष्टिगोचर नहीं होती। यदि हमारी आँखों की बनावट वर्तमान बनावट से भिन्न होती तो इन दिशाओं में भी न्यूनाधिक अवश्य होता। यदि आज हमारी आँखों की बनावट में कुछ भिन्नता आ जाए तो संभव है कि यह 3 दिशाएं बढ़कर 4 या 5 हो जाएं, और जिस दिन से ऐसा होगा उस दिन से देश अथवा स्पेस का या सूरज, चंद्र और तारों का वही रूप नहीं रह जाएगा जो इस समय है। फिर उस समय संसार का दृश्य ही और का और हो जाएगा। संभव है कि उस समय हमें जो तारे और चंद्रमा 5वीं और चौथी दिशाएं में छिपे हो वह भरी दृष्टिगोचर होने लगे। संभव है कि इस एक चंद्रमा की जगह हमें 20 चंद्रमा दिखाई देने लगे और यह छोटे तारे बहुत बड़े बड़े हो जाए। हम नहीं कह सकते कि उस समय कौन कौन सी विचित्राएं दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आँखों की वर्तमान बनावट में थोड़ा भी भेद पड़ जाए तो इन देशों का यह रूप नहीं रह जाएगा जो इस समय है। पुरानी पुस्तकों में अंतर्ध्यान की कथाएं बहुत प्रसिद्ध है। अब भी कुछ लोग अपनी बीती कहा करते हैं। एकाएक इस तौर पर प्रकट होने वाले और फिर अंतर्ध्यान हो जाने वाले को इस समय वर्तमान भाषा में लोग भूत कहते हैं। यह संभव है कि यह
कहलाने वाले भूत या प्रेत किसी चौथी या पांचवी दिशा के प्राणी हो और वह देश हमारे बगल में ही कहीं वर्तमान हो पर हमें ना दिखलाई देता हो। जब यह प्राणी भूल से और किसी कारणवश हमारे इन 3 दिशाओं के भीतर चले आते हो तो उनका एकाएक प्रकट हो जाना हमारे लिए आश्चर्य का कारण होता है। इसी तरह जो ही वह फिर इन 3 दिशाओं के बाहर चले जाते हो हम कहते हैं कि अमुक देवता या भूत अंतर्ध्यान हो गया। बहुत संभव है कि उन प्राणियों को इन देशों का ज्ञान ना हो और जैसे वो हमें कभी कभी दिखाई दे जाते हैं उसी तरह हम लोग भी उन्हें कभी कभी दृष्टिगोचर हो जाते हो और जैसे हम लोग कभी कभी एकाएक दिखाई दे जाने के कारण वह भी हम लोगों को शायद भूत कहते हो। भूतों की अनेक ऐसी घटनाएं सुनी गई है जिससे संभव है कि उनके देश या लोग वही कहीं हमारे बगल में ही वर्तमान हो पर हमारी इन आँखों की ऐसी बनावट है कि वह दिखाई नहीं देते। संभव है आदमी मरकर एक दूसरा इससे भिन्न और सूक्ष्म शरीर धारण कर वही उसी चौथी दिशा में प्रवेश कर जाता हो और हमारे पास रहता हुआ भी हमें दृष्टिगोचर ना होता हो पर हमारे पाठक यह निश्चय जान ले कि भूतों प्रेतों के किस्से लोग झूठ मूठ और अपने भ्रम के आधार पर गढ़ लेते हैं। भूतों के करोड़ों किस्सों में से शायद ही कोई एक सत्य हो। यह एक जो संभव है कि सत्य हो वह भी भूत नहीं है किंतु कुछ ऐसी बात हो सकती है जैसे कि ऊपर कहा है। महाभारत में जब श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया था तो वह ही संसार को और का और देखने लगा। इन्हीं आँखों पर सूक्ष्मदर्शकादि यंत्रों के लगा लेने पर संसार और का और दिखाई देता है। ज्ञानियों और जोगियों को भी कुछ और ही दिखाई देता है। संभव है कि कुछ दिनों में और नवीन यंत्रों का आविष्कार हो जिससे उस समय संसार के विद्वानों वैज्ञानिकों और ज्योतिर्विदों के सिद्धांतों में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। इन यंत्रों की ही सहायता से हमें मालूम हुआ है कि यह हमारी पृथ्वी सूरज से कोई लाख गुना छोटी है। अतः कौन कह सकता है कि यदि किसी यंत्र का आविष्कार हुआ तो इन ज्योतिर्वेदों के सिद्धांतों में बहुत बड़ा भेद नहीं पड़ जाएगा। मतलब यह है कि देश के विषय में अब तक जो कुछ मालूम हुआ है वह सब कल्पना मात्र है। आँखों और यंत्रों की वर्तमान बनावट से आप लोग यहाँ तक कल्पना कर सकते हैं किए हैं पर यह ठीक है। यह कोई विचारवान दूर तक सोचकर नहीं कह सकता। अच्छी तरह सोचने पर ही एक सिद्धांत निर्विवाद रहता है कि देश और काल सब सांसारिक पदार्थ काल्पनिक और असत्य है।
आपकी आंखों की इस वक्त जैसी बनावट है, उससे दूर की चीजें छोटी और निकट की बड़ी मालूम होती है। हमें इस वक्त अपनी इन आंखों से सूरज एक छोटी थाली से अधिक बड़ा मालूम नहीं होता, पर बड़े बड़े ज्योतिर्वेदों का कथन है कि सूरज हमारी पृथ्वी से 9.5 करोड़ मील की दूरी पर है और इसी दूरी के कारण वह इतना छोटा मालूम होता है। नहीं तो वह हमारी इस पृथ्वी से 3,03,000 गुना गुना बड़ा है। मतलब यह है कि सूरज जिस तरह दूर होने के कारण छोटा मालूम होता है, उसी तरह निकट होने के कारण बड़ा मालूम होगा। छोटाई में यदि दूरी कारण है तो बड़ा होने का कारण निकटता है बा कोई यंत्र विशेष है। कारण दोनों में लगा है। दूर होने के कारण जो चीज छोटी मालूम होती है, वही नजदीक होने के कारण बड़ी। अतः यह छोटाई और बड़ाई सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। बहुत से लोग तो जब कपड़ा इत्यादि खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तब कपड़े को हाथ में लेकर कुछ दूर करके देखते हैं। ऐसे लोगों का विश्वास है कि बहुत दूर या बहुत नजदीक से चीजों के रूप रंग का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। अतः वह लोग निकट और दूर से हटाकर चीजों को मध्यम में रख कर देखते हैं। यह मध्य की बात निरी कल्पना है, क्योंकि इसका निर्णय करना बहुत कठिन है कि कितनी दूरी को मध्य कहेंगे। पर मध्य की बात निजी कल्पना है, क्योंकि इसका निर्णय करना बहुत कठिन है कि कितनी दूरी को मध्य कहेंगे। वेदांत के अनुसार निकट, दूर, छोटा और बड़ा अथवा लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब कल्पना मात्र है। सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है, इसे कोई ठीक ठीक नहीं कह सकता। आज ही यदि एक नवीन यंत्र मिल जाए तो कल ही से ज्योतिर्वेदों का सिद्धांत कुछ दूसरा ही हो जाएगा। संभव है कि वह सूरज को इतना बड़ा या उसकी दूरी इतनी ना माने जितना बड़ा या जितनी दूरी पर वह इस समय मानते हैं। यंत्रों के आविष्कार से यह सब सिद्धांत बदलते रहेंगे, पर वेदांत का सिद्धांत सर्वदा यही रहेगा कि सब कल्पना मात्र है। अपने कमरे के अंदर एक मनुष्य सो रहा था। आंखें उसकी बंद थी। कमरे के भीतर नहीं, अपने हृदय के भीतर उसने सपना में समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों देखा। इस समुद्र को देखा ही नहीं, किंतु सपना में ही जहाज पर चढ़कर कोसों का चक्कर लगाया। हिमालय पर्वत की चोटियों पर चढ़ गया। पैर फिसला और मीलों की गहराई में नीचे गिरने लगा। बस नींद टूट गई। जैसे सपनों के समुद्र का विस्तार और सपनों के हिमालय की ऊंचाई कल्पना मात्र है, उसी तरह जागृत अवस्था के देशों की लंबाई, चौड़ाई और दूरी सब कल्पना मात्र और असत्य है।
देश व स्पेस में पूर्वादि दिशाओं की भी कल्पना ही होती है। वास्तव में ना कोई पूरब है ना पश्चिम, यह हम पहले भी कह चुके हैं। देखो, गोरखपुर से लखनऊ पश्चिम है, पर यह लखनऊ दिल्ली से पश्चिम नहीं है। अतः प्रकट होता है कि दिशा की कल्पना स्वतंत्र नहीं किंतु सर्वथा सापेक्ष है। इस बात को भी जाने दीजिए। गोरखपुर से लखनऊ यदि मोहन पश्चिम बतलाता है तो सहन पूरब भी कह सकता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। गोरखपुर से पूरब की ओर चलिए, कलकत्ता, शाम और पैसिफिक ओशन तय करते हुए पूरब ही चले जाइए। यूरोप और अमेरिका के बाद फिर कराची बंदरगाह, इसके पूर्व दिल्ली, फिर लखनऊ मिल जाएगा। एक गोल चीज पर एशिया, यूरोप और अमेरिका सबका चित्र खींच लीजिए। भारतवर्ष, गोरखपुर और लखनऊ सब बना दीजिए, अथवा एक ग्लोब भूमंडल का गोला ले लीजिए। फिर विचार कर देखिए, गोरखपुर से लखनऊ जैसे पश्चिम है उसी तरह पूरब भी है। उत्तर दक्षिण की भी यही दशा है। इस गोल संसार में जो देश उत्तर होगा वह दक्षिण भी पड़ेगा। हमारा देश जिस पर हम रहते हैं वह पृथ्वी का एक गोला है। एक गोल वस्तु में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण वास्तव में नहीं हो सकता। यह केवल कल्पना मात्र है। इन दिशाओं के अलावा ऊपर नीचे भी दिशाएं मानी गई है। यह दिशाएं भी वास्तविक नहीं सिद्ध होती। अमेरिका हम लोगों से नीचे है, पर अमेरिका वाले हम ही लोगों को नीचे मानते हैं। रात का समय है। दोपहर के वक्त जो सूरज हमारे ऊपर चमकता था, इस वक्त अर्धरात्रि को ठीक हमारे नीचे है। पर क्या सचमुच वह इस समय हमारी पृथ्वी के नीचे चला गया? कभी नहीं। अब भी आकाश में वह उसी जगह है जहाँ दोपहर के समय मौजूद था। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज अपनी जगह पर है, केवल हमारी पृथ्वी घूम गए है। केवल हमारी पृथ्वी घूम गई है। इस गोल संसार में या इस विश्वाकाश के भीतर ऊंचाई और नीचाई की कल्पना नहीं हो सकती। यह सब व्यर्थ है। कल्पना कीजिए कि इस अनंत आकाश के भीतर हमारी पृथ्वी निराधार खड़ी है। ऐसी अवस्था में यह पृथ्वी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे की कल्पना करनी भी चाहे तो नहीं कर सकती। प्रातः काल सूरज पूरब और सायंकाल को पश्चिम मालूम होता है, पर आजकल के वैज्ञानिकों के अनुसार वह सर्वदा एक जगह पर रहता है। हमारे लिए सूरज जिस वक्त पश्चिम डूबता हुआ दिखाई देता है, उस वक्त अमेरिका वाले उसे पूर्व उदय होता हुआ देखते हैं। अमेरिका और भारतवर्ष दोनों इसी पृथ्वी पर है। पृथ्वी से एक आदमी के लिए यह सूरज पश्चिम और दूसरे के लिए उसी सूरज पूरब है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है।
कौन कह सकता है कि प्रातः काल के समय सूरज पश्चिम रहता है या पूरब? सूरज ना पश्चिम रहता है ना पूरब, ना उत्तर है ना दक्षिण, ऊपर है ना नीचे। वास्तव में निश्चित कुछ नहीं है। आजकल के ज्योतिर्विद कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। प्राचीन काल के ज्योतिर्विद कहते थे कि सूरज चलता है, पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी का नाम ही अचला है। आश्चर्य यह है कि दोनों के हिसाब के दिनमान, रात्रिमान, मास, वर्ष और सूरज तथा चंद्र ग्रहण का हिसाब ठीक होता है। कहते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में कोई 100 मील के हिसाब से बहुत ही वेग से, हवाई जहाज से भी कोई गुना अधिक वेग के साथ पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इस पर विचार करें। एक कबूतर प्रातः अपने स्थान से उड़कर पश्चिम की ओर चला और दोपहर तक पश्चिम की ओर जाकर लौटा और संध्या होते होते अपने स्थान पर लौट आया। पर वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी देर में हमारा गोलार्ध घूम गए। अतः इस कबूतर को संध्या समय अमेरिका में उड़ना चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे रेलगाड़ी के भीतर की मक्खी उसके भीतर मंडराती हुई रेलगाड़ी के साथ चल रही है, वही दशा कबूतर की है। सोचने की बात यह है कि मक्खी 1 इंच भी रेल के डिब्बे से बाहर हुई कि फिर वह इस डिब्बे में नहीं लौट सकती। फिर यह कबूतर पृथ्वी छोड़ने पर कैसे फिर लौट सकता है? यदि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तो बड़े वेग से 12 मास पूर्वाई आधी चलती रहती, और यदि पूरब से पश्चिम जाती या घूमती होती तो बड़े वेग के साथ पश्चिम वायु 12 मास चलती होती, जिसका वेग बड़ी से बड़ी आंधी से भी कई गुना अधिक होता और कबूतर पृथ्वी से ऊपर जाकर फिर अपने स्थान पर नहीं लौट सकता। आकर्षण शक्ति के हिसाब से तो वह ऊपर जाते ही हवा और आकर्षण शक्ति के झोंकों में आकर तुरंत नीचे गिर पड़ता। उसका ऊपर उड़ना कठिन होगा। प्राचीन काल के भारतीय भूगोल विद्या विशारद पृथ्वी को अचला मानते थे, अर्थात यह अचल है, चलती नहीं। पृथ्वी घूमती है या नहीं घूमती है, इसके लिए कितने लोगों ने एक दूसरे को मार डाला है। अब किसकी बात ठीक है, किसकी गलत? वेदांत कहता है कोई ठीक नहीं, सब कल्पना है। दिशा पर विचार करने से गोरखपुर से लखनऊ पूरब तो है ही, लेकिन पूरब की ओर से जाने में हमें लखनऊ बड़ी दूर पड़ेगा। इसकी दूर इंग्लैंड से भी अधिक हो जाएगी। परंतु यदि गोरखपुर से लखनऊ पश्चिम माना जाए और हम इस लखनऊ के लिए पश्चिम की ओर मुख करके चले तो लखनऊ बहुत निकट पड़ेगा। मतलब यह है कि एक ही स्थान पूरब के मार्ग से दूर और पश्चिम के मार्ग से निकट है। अतः इससे यह भी सिद्ध होता है कि इन दिशाओं के अलावा यदि किसी नई दिशा का पता हमें इन्हीं आँखों से लग जाए तो संभव है कि लखनऊ गोरखपुर से
एक पलंग पर सामने ही दिखलाई दे। मेस्मेरिज्म की नींद से सोए हुए लड़के जापान देखते देखते उसी समय कहने पर जर्मनी भी देखने लगते हैं। उनके लिए उस अवस्था में वह जिन आँखों से देखते हैं उन आँखों के लिए जापान और जर्मनी में उतना अंतर या दूरी नहीं है जितना हमारे इन आँखों से है। दूरी की बात भी वास्तविक नहीं है, यह भी कल्पना मात्र है। सच्चा सिद्धांत तो यह है कि अंतर, दूरी और देश सब असत्य है। सारा विश्व ब्रह्मांड हमारी कल्पना से उत्पन्न हुआ हमारे ही भीतर वर्तमान है। हम आत्मा है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसमें अंतर, दूरी, अवकाश, आकाश और देश वास्तव में नहीं रह सकते। आत्मा चेतन है और चेतन में कल्पना होती है। चेतनता कल्पना करती ही रहती है और कल्पना साकार वस्तुओं की होती है। आत्मा निराकार है और उसकी कल्पना साकार है, पर यह साकारता काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। सारा दृश्य संसार जिसके भीतर देश, अंतर और दूरी भी है काल्पनिक है, और यदि सारा दृश्य काल्पनिक है तो दिशाएं भी काल्पनिक हैं। यदि हम पूरब की ओर मुख करके खड़े हो तो हमें हमारी पीठ नहीं दिखलाई देगी, पर कल्पना कीजिए यदि हमारी आँख इतनी तेज होती कि पूरब की ओर देखते हुए हम वहीं से खड़े खड़े चीन, जापान, अमेरिका, यूरोप और कराची, मथुरा तथा लखनऊ देख सकते, तो बहुत दूर पर पूरब की ओर सामने अपनी पीठ को भी देख सकते। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि हमारी आंखें खूब तेज हो जाए और सामने कोई व्यवधान ना हो तो बहुत दूर पर हम स्वयं अपने आप को देख सकते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि संभव है कि 9.5 करोड़ मील की दूरी पर चमकता हुआ यह सूरज हमारी ही आत्मा हो और इन आँखों से असंख्य कोसों की दूरी पर चमकता हुआ दिखलाई देता हो। जैसे इस गोल पृथ्वी पर हम ही अपने को अपनी आँखों से बड़ी दूर पर देख सकते हैं, उसी तरह यदि असंख्य कोसों की दूरी पर हमारी ही आत्मा चमकती हुई दिखाई देती हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा सूरज के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उसी तरह से योगी कहते हैं कि सूरज में जो प्रकाश है उसका अपना नहीं है, किंतु समष्टि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उल्लू को तो सूरज का प्रकाश अंधकार मालूम होता है। सूरज ही नहीं, इसी पुस्तक के अध्याय 8 में हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि सारा संसार जो बाहर दिखलाई देता है वह बाहर नहीं भीतर है। हमारे भीतर की आत्मा ही बाहर संसार में अनेक रूप धारण करके चमक रही है। जो कुछ चमक रहा है, जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, सब इसी चेतनात्मा के अनेक रूप है। हमारी आत्मा के ही अनेक रूप है। हमारी आत्मा अथवा हमारे मन का विस्तार बहुत ही विशाल और अनंत है। महान विश्वाकाश उसका प्रगट रूप है। इस महान
और विशाल विस्तृत विश्वाकाश के सामने हमारे देश और काल का अस्तित्व नहीं है। रात को यदि आकाश साफ है तो विशाल नभमंडल में अनंत तारों का प्रकाश दिखलाई देगा। इन्हीं ग्रहों, तारों और खुद्दूतों के बीच में आकाश गंगा नाम का तारों का एक समूह आकाश रूपी समुद्र में छोटे छोटे दीपों के समान दिखलाई देगा। इसी को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। आजकल के ज्योतिर्विदों का जो यंत्र द्वारा आकाश मंडल का दर्शन करते हैं, कथन है कि यह मिल्की वे छोटे छोटे तारों और ग्रहों का समूह नहीं है, किंतु यह असंख्य सूरजों का एक समूह है। आकाशगंगा के हस्त प्रमाण देश के भीतर अनेक सूरज मंडल है। यह तो हमारे पाठकों को पहले से मालूम होगा कि एक सूरज के साथ हमारी पृथ्वी के समान अनेक ग्रह चक्कर लगाया करते हैं। इन छोटे छोटे ग्रहों से सूरज अनेक गुना अधिक बड़ा है। हमारी पृथ्वी से हमारा सूरज 3,03,000 गुना बड़ा है। अब आप स्वयं विचार करें कि जिस विशाल विश्वाकाश के सामने एक एक सूरज सरसों के बराबर है, वहाँ हमारी पृथ्वी के समान ग्रह और उपग्रह किस गणना में होंगे। अनेक ग्रहों और उपग्रहों के साथ एक सूरजमंडल को अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। एक सोलर सिस्टम को ही संस्कृत में एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे अनेक असंख्य और अनंत ब्रह्मांड इस आकाशगंगा में वर्तमान हैं। यह संख्या में इतने अधिक हैं कि आज तक बड़े बड़े ज्योतिर्विद भी इसकी गणना नहीं कर सके। इस विशाल और अनंत विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े ब्रह्मांड अणु और परमाणु के समान निराधार उड़ रहे हैं। इस विश्वाकाश के सामने यह इतने छोटे हैं कि इनके ठहरने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। जैसे झरोखे से आती हुई सूरज किरणों में अनंत त्रसरेणु निराधार उड़ा करते हैं, उसी तरह ब्रह्मरूपी सूरज के प्रकाश में ब्रह्मांड रूपी अनंत त्रसरेणु उड़ा करते हैं। जैसे गृहाकाश के भीतर त्रसरेणु किसी गिनती में नहीं है, उसी तरह विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े ब्रह्मांड किसी गिनती में नहीं है। जिस विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े सूरज या बड़े बड़े कुछ ब्रह्मांड त्रसरेणु के समान हैं अथवा परमाणु से भी छोटे हैं, वहाँ हमारी इस पृथ्वी की गणना किसमें होगी, इसे हमारे पाठक स्वयं सोच लें। जहाँ हमारे ब्रह्मांड और सूरज का ही अस्तित्व नहीं के बराबर है, वहाँ हमारी पृथ्वी की क्या गणना है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं। फिर हमारे इन छोटे छोटे देशों की क्या गणना है। इस अनंत और महान विश्वाकाश के भीतर इन देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसको लेकर उसकी लंबाई चौड़ाई का विचार करना व्यर्थ है। इस अनंत विश्वाकाश के भीतर कल्पना करके कल्पना के आधार पर खड़े हो जाइए और सोचिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे छोटा बड़ा दूर और निकट कोई चीज है बा नहीं। सोचिए तो सोचने पर आपको ही मालूम होगा कि ये कोई चीज नहीं है, ये सब असत्य
और कल्पना मात्र हैं। जिस विशाल विश्वाकाश के सामने यह सब कुछ नहीं है, वह विशाल विश्वाकाश भी हमारी आत्मा या ब्रह्म के सामने तुच्छ है। और यदि कुछ है तो कल्पना मात्र है। बस यदि यह विश्वाकाश ही असत्य और कल्पना मात्र है तो इन दिशाओं, देशों, ग्रहों और ब्रह्मांडों की गणना ही क्या, ये तो तुच्छाति तुच्छ हैं। सबसे बड़ी हमारी आत्मा है, जिसके होने से यह सब हमारे मन के भीतर असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसे लेखों को पढ़ें और मनन करें। कभी ऐसी लेखों को पढ़ते पढ़ते आप जगपद और समाधि पद पर पहुंच जाओगे और भीतर का ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते देशस्य मिथ्यात्व साधन्याम एकादशोऽध्यायः। जय जीव।